अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तुल गाजी के तीसरे सीजन में खुश आमदीद। पहली किस्त के आगाज में अर्तुल अपने साथियों के साथ एक जंगल में घोड़ा दौड़ा रहा था। इस दौरान वो अपने दिल में दुआ मांगता है अल्लाह के 99 नामों के साथ जो हमारे दिलों को ईमान से भरता है। या रब, हमारे इस पाक रास्ते में आने वाले जालों को तबाह कर दे, दुश्मन के सामने हमें चौकन्ना कर दे। या रब, हमारी तलवारों को जुल्फकार जैसा बना दे और हमारे दिलों को हजरत अली के दिल जैसा बहादुर बना दे। हम सिर्फ आपके आगे झुकते हैं और मदद मांगते हैं, हमें अकेला मत छोड़ना मेरे अल्लाह। दूसरी तरफ एक स्पाई आकर अपने सल्जूक कमांडर को बताता है हमने इर्द गिर्द को महफूज कर दिया है जनाब। कमांडर कहता है बहुत अच्छे, अर्तुल साहब किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुल अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो सब घोड़े से उतरते हैं। अर्तुल सीधा कमांडर के पास जाता है और उससे गले मिलता है। फिर अर्तुल और उसके साथी कमांडर के पास बैठ जाते हैं। कमांडर कहता है हमारे सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है, वो आपकी खिदमत से बहुत खुश हैं। अर्तुल कहता है मैंने सुना है कि वो कोपिक सुल्तान का नया वजीर बन गया है। कमांडर कहता है बाद दफा गंदे लोग गंदे कामों के लिए दरकार होते हैं। अर्तुल कहता है रियासत को हर वक्त साफ होना चाहिए ताकि कहीं एक दिन हम उसकी गंदगी में गिर कर डूब न जाएं। कमांडर कहता है बिलाशुबा हमारे सुल्तान के पास कोई मंसूबा होगा। अर्तुल कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। फिर कमांडर कहता है सुल्तान ने आपको एक नई जिम्मेदारी दी है, आप कारा जैसर के इलाके को फतह करोगे। ये इलाका बहुत अहम है, अगर हम इस इलाके को फतह कर लें तो हम बिजांतीन की सारी जमीनों को कॉन्स्टेंटिनोपिया में शामिल कर सकते हैं। अर्तुल कहता है हमने गद्दारों से छुटकारा हासिल कर लिया है, अब नए इलाके फतह करने का वक्त है। अल्लाह की मदद से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कमांडर कहता है हम ये काम किसी को खबरदार किए बगैर करेंगे, आपको वहाँ बहुत कमजोर दिखना होगा ताकि किसी को कोई खतरा महसूस न हो। अर्तुल कहता है हम एक कमजोर भेड़ की तरह दिखने का काम अच्छे से कर लेंगे। कमांडर कहता है बहुत अच्छे, हमें कॉन्स्टेंटिनोपिया के अंदर से खबर मिली है कि स्लेबी नए हमले के लिए तैयार हो रहे हैं और वो हमें इन जमीनों से निकालना चाहते हैं। अर्तुल कहता है और हम इन जमीनों को अपना वतन बनाना चाहते हैं। कमांडर कहता है इस दफा कुछ मुख्तलिफ है अर्तुल साहब, हमारे तमाम दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं और अपनी पूरी ताकत से हमारे ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं। अर्तुल कहता है तो फिर हम तुर्क अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, हम बहुत जल्द हरकत में आकर उनके हमले को नाकाम कर देंगे। कमांडर कहता है बहुत अच्छे, हम भी यही चाहते हैं। दिफा दुश्मन के इलाके से शुरू होता है वरना हम अपना वतन खो सकते हैं। आप मेरी बात गौर से सुने। कॉन्स्टेंटिनोपिया में मौजूद सुल्तान का एक जासूस आपको एक नाम बताएगा, ये नाम स्लेबियों के जासूस का है। उसका मकसद हमारी जमीनों पर स्लेबियों के लिए राह हमवार करना है। अर्तुल कहता है जब तक हम इस जासूस को खत्म न कर दें हम कारा जैसर को फतह नहीं कर सकते। सुल्तान का आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? ऐन उस वक्त एक तीर आता है जो सीधा उस कमांडर के सीने में लगता है। स्लेबियों ने हमला कर दिया था। एक सल्जूक सिपाही के अलावा तमाम सल्जूक मारे जाते हैं और वो सिपाही एक तरफ भाग जाता है। अर्तुल उस कमांडर से जासूस के बारे में पूछता है। कमांडर मरते मरते बताता है कि वो हनली बाजार में आएगा। फिर अर्तुल सल्जूक सिपाही को भागते हुए देखकर धुंधार को कहता है इस गद्दार को पकड़ो। धुंधार फौरन उसके पीछे भागता है। अर्तुल और उसके साथी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और स्लेबियों को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम स्लेबी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ गद्दार सल्जूक सिपाही भाग रहा था और धुंधार उसका पीछा कर रहा था। वह सिपाही भागते भागते एक आदमी के पास पहुंचता है और उसे कहता है तुम्हारे आदमियों ने हमला कर दिया है। वो आदमी कहता है वो हमारे लोग नहीं हैं, वो बेवकूफ इज़्निक स्लेबी हैं। फिर सल्जूक सिपाही उसे बताता है कि सुल्तान का कॉन्स्टेंटिनोपिया वाला जासूस हनली बाजार में आएगा और वो स्लेबियों के एक जासूस का नाम बताएगा। वो आदमी पूछता है किसको बताएगा, लेकिन ऐन उस वक्त धुंधार तीर से उसका निशाना बना डालता है और वो गद्दार सिपाही उधर ही गिर कर मार जाता है। लेकिन दूसरा आदमी भागने में कामयाब हो जाता है। धुंधार वापस आकर अर्तुल को बताता है कि उस गद्दार सिपाही ने एक बुर्कापोश शख्स को सब कुछ बता दिया है। अर्तुल पूछता है क्या उसने हमारे नाम भी बता दिए हैं? धुंधार हंसते हुए कहता है उसकी जुबान बंद हो गई थी जब मेरा तीर उसकी गर्दन के आर पार हो गया। अर्तुल भी हंसने लगता है और कहता है बहुत अच्छे, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुर्गत कहता है हमारे दो अलग दुश्मन हैं, पहला वो जिसको देखा जा सकता है और दूसरे ना दिखाई देने वाले हरामजादे। अर्तुल कहता है हमारी जंग अभी एक मुख्तलिफ मरहले पर है, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। इस पाक रास्ते पर फतह हासिल करने के लिए हम उनके लिए अपने नए जाल बनाएंगे। पहले हम इन शहीदों को दफना लें, फिर हम हनली बाजार में जाएंगे। दूसरी तरफ कबीले में हकीम अर्तुक हकीम की नई जिम्मेदारी दरवेश को सौंप देता है। दरवेश कहता है इंशाल्लाह मैं लोगों के दर्द की दवा बनूंगा।
आयमा खातून उसे मुबारकबाद देती हैं। इतने में अर्तुल का बेटा गुंदोज वहाँ से भाग जाता है, जो अभी बड़ा हो चुका था। आयमा खातून एक सिपाही को उसके पीछे भेजती हैं ताकि वो उसका ख्याल रखे। गुंदोज एक चूल्हे पर चढ़ता है और फिर गिर जाता है। इतने में हलीमा भी वहाँ आ जाती है और उसे दिलासा देती है। इतने में आयमा खातून भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, लड़के इस तरह के तजर्बात से गुजर कर बड़े होते हैं बेटी। अगर तुम ऐसे ही इसको गले लगाकर दिलासे देती रहोगी तो तुम इसे एक बहादुर आदमी की बजाय एक बुज़दिल आदमी को परवान चढ़ाओगी। हलीमा खड़ी होकर कहती है, आप सही कह रही हैं वालिदा। गुंदोज भी अपने बाबा और चाचों की तरह बहादुर आदमी बनेगा। दरवेश इसहाक का पहला मरीज ये बना है। आयमा खातून पूछती हैं, हमारे पास माल की क्या सूरत हाल है? हलीमा कहती है, अगर अर्तुल आज खाली हाथ वापस आए तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसके बाद हलीमा कबीले के लोगों में आटा तकसीम करना शुरू करती है और उन्हें एक कतार में लगने को कहती है। वो एक औरत के बर्तन में कुछ आटा डालती है और कहती है, आप अगले की बारी है। ये सुनकर वो औरत कहती है, इतने थोड़े आटे से हम कैसे गुजारा करेंगे? हलीमा कहती है, थोड़ा सब्र करो बाजी। फिर एक और औरत बोल पड़ती है और कहती है, और हम कितना सब्र करें? कितने महीनों से हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें एक बर्तन में आटा मिल रहा है। हमारे जानवर जाया हो गए हैं और पहाड़ों में शिकार के लिए कुछ भी नहीं है। हम भूखे हो गए हैं। इसके बाद बाकी सब लोग भी शोर मचा देते हैं और कहते हैं, हम कहाँ से अपनी रोटी तलाश करें? कुछ देर सुनने के बाद हलीमा आगे आती है और कहती है, अर्तुल ने आपसे ये वादा नहीं किया था कि आपको कांटों के बगैर फूल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हमारा रास्ता मुश्किल है। अब तुम लोगों को क्या हो गया है? फिर बानो जीजी गुस्से से बोल पड़ती है और कहती है, ये अर्तुल साहब का ही रास्ता है जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल में हैं। अब मुझे बताओ, कौन सा शख्स है जिसने भूखा रहने के लिए कबीला छोड़ा था? हलीमा कहती है, दवान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अर्तुल के लिए अपनी जान दे दी और तुम यहाँ इस तरह की बातें कर रही हो। अपनी हद में रहो बानो जिजिक, हमारे पास यही माल बचा है। तुम चीजों को ऐसे मत बढ़ाओ ताकि हम सुकून से खा सकें। जिनको एतराज है वो जा सकते हैं। फिर बानो जिजिक वहाँ से चली जाती है और हलीमा दोबारा लोगों को आटा बांटने लगती है। इसके बाद हनली बाजार का मंजर सामने आता है। इस बाजार में बहुत से गंदे धंधे भी होते थे। अर्तुल और उसके साथी भी इस बाजार में पहुँच जाते हैं ताकि सुल्तान के जासूस से मिल सकें। धुंधार पूछता है, इस बाजार में आप सुल्तान के जासूस को कैसे तलाश करेंगे? अर्तुल कहता है, अगर आपकी आंखें ये ना पहचान सकें कि कौन आपकी तरफ है और आपका दिल ये ना जान सके कि आप किसके साथ चल रहे हैं, तो फिर आप पहले ही जंग हार चुके होते हैं। इस दौरान घोड़े पर बैठा एक आदमी बुलंद आवाज में कहता है, इस बाजार का मालिक सिमन है, आओ आप भी उसके पास चलो। वहाँ बहुत उम्दा घरेलू चीजें हैं और बहुत लजीज खाने हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुल भी कुछ देर उसका जायजा लेता है और फिर एक तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्लेबियों का वो आम जासूस मौजूद था। ये सुनकर वो शदीद गुस्से में आ जाता है कि उसकी शनाख्त अब राज नहीं रही। उसका नाम सिमन था और यही अनली बाजार का भी मालिक था। सिमन कहता है, ये लाजमी हमारे उस्ताद आजम के आदमियों की गलती है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ये मसला जल्द से जल्द बड़ी कौंसिल में लेकर जाऊंगा। दूसरा आदमी पूछता है, अब हम क्या करेंगे जनाब सिमन? सिमन कहता है, हम कुंस्तांतुनिया में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आदमी कहता है, बाजार आज खुला है, वहाँ हजारों आदमी होंगे, हम उसको कैसे पहचानेंगे? सिमन कहता है, सुल्तान का जासूस कोई आम आदमी नहीं होगा, उसने अपना बेस किसी काबिल एतबार आदमी के तौर पर बदला होगा। उसका सबसे बेहतरीन काम घुड़सवारी होगा। सिमन का आदमी कहता है, आपकी अक्ल खौफजदा करने वाली है जनाब सिमन। ये सुनकर सिमन मुस्कुराने लगता है। फिर वो कुर्सी पर बैठकर कहता है, बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक जाल बिछाओ और उस रास्ते पर आने वाले घुड़सवार को अपने पंजे में दबोच लो। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी बाजार में मौजूद थे। काफी सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। फिर वो घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। थोड़ी देर बाद उस बाजार का मालिक सिमन निकलकर बाहर आता है, जो दरअसल स्लेबियों का अहम जासूस था। वो एक स्टेज पर खड़ा होकर सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमने लंबी सर्दियां गुजार ली हैं, हमारी जेबें सोने के लिए भूखी हैं। हमारा बाजार और मेहमान खाना आपकी खिदमत के लिए है, लेकिन यकीनन आपके पास बेचने के लिए चीजें होनी चाहिए या फिर आपके पास चीजें खरीदने के लिए सोना होना चाहिए। ये सारी बातें अर्तुल भी गौर से सुन रहा था। फिर सिमन कहता है, यहाँ पर आपको कुंस्तांतुनिया से लेकर चीन तक महंगी से महंगी चीजें मिलेंगी। ये बाजार सिमन का बाजार है। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग सिमन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर सिमन कहता है, मेरी बहन मारिया ने आप सब के लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया है, आप सब इसमें शमूलियत करें। इतने में अर्तुल के पास दो आदमी आते हैं। एक आदमी कहता है, काई कबीले के अर्तुल साहब, तो आप बाजारों में जाते हैं? अर्तुल कहता है, जावेदार कबीले से वराल साहब, मैंने सुना है कि बाजारों में बहादुर आदमी देखने को मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। वराल कहता है, क्या आप सिर्फ ये जानवरों की खालें बेचने यहाँ आए हो? इस बाजार की दुनिया को समझने की कोशिश करो अर्तुल साहब।
लोग यहाँ टनों के हिसाब से चीजें लेकर आते हैं, चीन से लेकर हिंदुस्तान तक, और आप यहाँ 2 मुर्दा जानवरों की खालें बेचने आए हो। इस आदमी की तरफ देखो, ये हर रोज इतनी दौलत कमाता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि ये आदमी अपना दिमाग तलवार की बजाय काम पर लगाता है। लेकिन मोहतात रहना, ये खाले मुफ्त में ही ना बेच देना और कबीले में खाली हाथ वापस मत जाना। अर्तुगरुल कहता है, ओराल साहब, मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जो मेरी तलवार के नीचे अपना सारा सोना देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने आज तक ऐसा बहादुर नहीं देखा जो सोने के बदले अपनी तलवार दे दे। ओराल कहता है, इन लोगों को देखो, ये तलवारों और जंगों के पीछे नहीं भाग रहे। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है वो मत भूलना और मोहतात रहना। ये कहकर ओराल चला जाता है। दूसरी तरफ सिमन के आदमी एक जगह घात लगाकर बैठे थे ताकि सुल्तान के जासूस को पकड़ सकें। सिमन ने उन्हें बताया था कि वो जासूस स्लेबियों के बेस में होगा, इसलिए जब एक घुड़सवार स्लेबियों के बेस में वहाँ से गुजरता है तो वो उसे गिरा लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। सिमन का आदमी कहता है, इसके हाथ और मुंह अच्छी तरह बांध दो, हमें ये जिंदा चाहिए। दूसरी तरफ बाजार में धुंधार एक जगह पहुंचकर कहता है, खालें बेचने के लिए ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। अर्तुगरुल बामसी को कहता है, खालें यहाँ पर लगा दो। फिर अर्तुगरुल कहता है, मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने जा रहा हूँ, तुर्को तुम गंदम बेचने वाले ताजरों को ढूंढो और धुंधार ये जगह अब तुम्हारे हवाले है। दूसरी तरफ ओराल सिमन के पास पहुँचता है और कहता है, सिमन साहब, मैं जानना चाहता था कि आप इतने सारे सोने से क्या करते हैं। सिमन कहता है, मुतजस्सी सोना अच्छी बात है। फिर सिमन खड़े होते हुए कहता है, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। कोनिया के एक ताजिर ने मुझे बताया है कि सादुद्दीन कोपिक सुल्तान का नया वजीर बन गया है। ओराल मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब है अब पीछे मेरा एक सहारा पैदा हो गया है। सिमन कहता है, कोनिया से आने वाली चीजों के जिम्मेदार अब तुम होगे और काफी ज्यादा कमाओगे। ओराल कहता है, अगर तुमने कुछ गलत ना किया तो तुम भी कमाओगे। इतने में सिमन अर्तुगरुल को देखकर कहता है, ये इतना पुरएतमाद आदमी कौन है ये? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल जंग में बहुत माहिर है। यहाँ मुर्दा जानवरों की 2 खालें बेचने आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आंखें किसी और चीज की तलाश में हैं। इसके बाद अर्तुगरुल दूसरी तरफ चला जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो दिल में दुआ मांगता है, यार अब मेरी मदद फरमा, मुझे वो आदमी दिखा दे जो सुल्तान ने भेजा है। इतने में सिमन के आदमी एक बंद डब्बे में उस आदमी को लेकर जा रहे थे जिसको उन्होंने घोड़े से गिराकर पकड़ा था। वो आदमी अंदर से अर्तुगरुल को देख लेता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। अर्तुगरुल भी गौर से डब्बे की तरफ देखता है। इतने में सिमन के आदमी डब्बा लेकर उसके करीब से गुजर जाते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।